सुनिए ना जी, आजकल ठंड बहुत बढ़ रही है, तो क्यों ना एक रूम हीटर ले लिया जाए। रूम हीटर? चलो ठीक है, आते वक्त ले आऊँगा मैं। जी ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ वरना लेट हो जाऊँगा। जी ठीक है। अरे आ गए आप? आ गए देवर जी। और ये क्या उठा लाए? ये रूम हीटर है भाभी। अरे वाह देवर जी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो आपके भाई से कह कह के थक गए, लेकिन वो है कि लेके ही नहीं आए। अच्छा हुआ आप ले आए। अभी पिछले 4-5 दिनों से इतना ज़्यादा ठंड हो रही थी। अभी मुन्ना बहुत छोटा है ना, बस मुझे डर लग रहा था कहीं वो बीमार ना हो जाए। अरे देवर जी, इसे लेकर खड़े ही रहोगे क्या? चलो अंदर ले आओ इसे। इसे चला कर दिखाओ और मेरे रूम में लगा दो। हाँ ठीक है भाभी, आप चलो मैं आता हूँ। अरे यार, सच में मुझे नहीं पता था कि भाभी को भी हीटर चाहिए। मुझे थोड़ा ना पता था कि उनके दिमाग में हीटर चल रहा है। लेकिन मेरे दिमाग का तो पता था ना। बात को समझो मधु, मुन्ना छोटा है, तुमसे ज़्यादा ठंड उसे लगती है। अब मैं कैसे कह दूँ भाभी को कि ये हीटर मैं उनके लिए नहीं अपनी बीवी के लिए लेकर के आया हूँ। चलो, माना कि आपको बहुत शर्मा रहे थे अपने भाभी के सामने बोलने में कि वो हीटर आप अपनी बीवी के लिए लेकर के आए हो, लेकिन ये तो बोल सकते थे ना कि वो हीटर मैंने मंगवाया है। मुझे पता है आपको मुझसे ज्यादा फिक्र अपनी भाभी की है, उनके लिए दूसरा ले आते। अरे मधु, कौन सा भाभी सारा दिन हीटर अपने रूम में लगा के रखेंगी? तुम्हें जब जरूरत हो मांग लेना भाभी से। मैं आपको भिखारी नजर आती हूँ क्या, जो किसी से जाऊंगी कुछ मांगने? बस करो मधु, बहुत हो गया। कल मैं तुम्हारे लिए दूसरा ला दूंगा, लेकिन अब चुप हो जाओ। नहीं चाहिए मुझे कोई हीटर। और बात सिर्फ हीटर की नहीं है, बात अहमियत की है, जो आप सिर्फ अपने परिवार वाले को देते हैं, मुझे नहीं। देखो मधु, अब तुम बात कहीं की कहीं ले जा रही हो। मधु, घर परिवार में मिलजुल करके रहा जाता है, बड़ों का सम्मान किया जाता है। भाभी मुझसे बड़ी हैं। अरे, अगर भाभी ने कोई चीज़ ले ही ली तो इसमें क्या गलत है? अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ठंडी लगेगी ना तो भाभी के रूम में चली जाना, वरना भाभी से मांग लेना। इसमें भिखारी वाली क्या बात है? लेकिन तुम्हें तो कुछ ना कुछ सुनाना ही रहता है, क्योंकि तुम्हें तो झगड़ा करना रहता है। तुमने पहले से ही सोच रखा था कि आज कुछ ना कुछ नया काम करेंगे। तो जब भी ऑफिस से आता हो, किसी न किसी बात को लेकर के तुम बैठ ही रहती हो, और आज एक नई अहमियत की बात हो गई। बताओ, तुमको मैं कोई अहमियत नहीं देता हूँ क्या? बस करो, बहुत हो गया, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। ये लो भाभी, इसमें 5,000 दूध वाले के हैं और 280 रुपये अखबार वाले के, 200 रुपये कूड़े वाले के, और भाभी 12,000 रुपये राशन के लिए। और देवर जी बिजली का बिल? भाभी इसको मैं ऑनलाइन भर दिया हूँ। देवर जी, इस बार मुन्नी के लिए 2 जोड़ी कपड़े लेके आने थे, तो थोड़ा पैसे एक्स्ट्रा दे देते तो मैं जाके कपड़े लेकर के आती मुन्नी के लिए। ठीक है भाभी, ये लो 5,000 रुपये। बस हो गया ना भाभी? अब तो नहीं बचा ना कुछ? नहीं नहीं, अभी कहाँ, मेरा मतलब मेरे पैसे। मधु, तुम्हारे कौन से पैसे? हाँ मधु, तुम्हें क्यों चाहिए पैसे? दीदी, जैसे आप अखबार वाले को, दूध वाले को, कचरे वाले को सैलरी देती हो ना, वैसे मेरी भी तो सैलरी बनती है ना। तुम्हारी सैलरी? हाँ दीदी, क्यों नहीं। जैसे ये लोग पूरे महीने काम करते हैं, महीने के लास्ट में सैलरी पाते हैं, वैसे मैं भी तो इस घर का पूरा काम करती हूँ ना। मधु, शायद तुम भूल गई हो कि तुम इस घर की बहू हो, और शादी के बाद घर का काम करना बहू की जिम्मेदारी होती है। घर के काम बहू का करना फर्ज होता है, और उनकी कोई सैलरी नहीं होती है। दीदी, पहली बात तो मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, पैसे मैं अपने पति से मांग रही हूँ। सुनिए जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। किस चीज की शॉपिंग करनी है तुम्हें? अभी तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ गई? और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, क्या चाहिए, मैं मंगवा कर दूंगी। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? दीदी, अगर मुझे कुछ चाहिएगा ना तो मैं खुद मंगवा लूंगी। आखिर मेरे पति नौकरी करते हैं,
बेरोजगार नहीं है जेठ जी की तरह। अब दीदी जी आप खुद बताइए कि अगर आप और जेठ जी कुछ बात करते रहते हैं तो मैं आज तक बीच में बोली हूँ क्या? तो फिर आप मेरे और मेरे पति के बीच में क्यों बोल रही हैं? आप तो हम दोनों के बीच में हमेशा नॉन स्टॉप बोले चली जाती हैं। तो हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी से इस तरह से बात करने की? माँ के जाने के बाद मैंने भाभी को माँ माना है अपना। अभी की अभी माफी मांग मेरी भाभी से। अरे कोई बात नहीं देवर जी, आप जाइए, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इससे मैं अपने आप बात कर लूँगी। ये अभी नई नई आई है ना, इसे पता नहीं है ससुराल में कैसे रहा जाता है। मैं सब समझा दूंगी इसे, आप जाइए। नहीं मम्मी, अब मुझे नहीं रहना यहाँ पर, या तो मम्मी भाई को भेज दो वरना मैं खुद ही आ जाती हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। मम्मी, मैं इस आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। बेटा, तेरी जेठानी तो चाहती ही है कि तू वहाँ पर घर से निकल जाए। अरे बुद्धि से काम ले। देख, मैं तेरे भाई को भेज दूंगी और तुझे बुला लूंगी, लेकिन एक बात सुन, तू यहाँ कब तक रहेगी? अरे तेरे वहाँ होते हुए तेरी जेठानी तुझे ढंग से नहीं रहने दे रही है, तो अगर तू यहाँ आ जाएगी फिर तो तेरे खिलाफ भड़का भड़का कर तेरे आदमी को और भी तेरा नहीं रहने देंगी। अच्छा मम्मी, तो मतलब आप यही चाहती है ना कि मैं यहाँ पर पिटती रहूं? अरे मम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही हो? आज इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है और वो फिर उठाएंगे। मैं कैसे रहूं इस इंसान के साथ? मम्मी, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। और अगर जेठानी हमारी भड़काती है तो भड़काती रहे, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं रहना है इस घर में बस। अरे किसने कहा तू पिटती रहेगी? अरे दोबारा हाथ उठाकर तो दिखाएं। कल आएंगे तेरे पापा और तेरे भाई, अच्छी तरह समझा कर जाएंगे। और तेरे ससुराल वालों को और तेरे ससुर को भी। सास नहीं है तो क्या हुआ, ससुर तो है घर में, और उनको दिखाई नहीं देता है क्या कि यह सब घर में क्या हो रहा है? लेकिन सबसे बड़ी गलती ना तो दामाद जी की है। मधु बेटा, तू मेरी बात सुन। देख, मैं तेरी माँ हूँ, मैं जो कहूँगी ना तेरे भले के लिए ही कहूँगी। बेटा, तेरा घर अगर बसाना है तो तू अपने घर पे रह। तू जेठानी की वजह से अपना पति पत्नी का रिश्ता मत खराब कर। तेरी जेठानी ने तो इतने सालों से अकेले घर संभाला है क्योंकि तेरी सास नहीं थी। लेकिन बेटा, अब तू उस घर में धीरे धीरे अपनी जगह बना। देख, टाइम तो लगेगा तुझे अपनी जगह बनाने में, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देख ना, धीरे धीरे 2-4 साल में तुम्हारे बाल बच्चे हो जाएंगे ना, तब सब ठीक हो जाएगा बेटा। ऐसे वक्त में गुस्से से काम नहीं चलता बेटा, थोड़ा प्यार से शांति से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। और बेटा, एक तो तेरा मायका है, तेरा जब मन करे ना तब तू आ जा, और जितना दिन तेरा मन करे उतना दिन रहे। लेकिन मेरी बात को समझ, तेरी शादी हो गई है, वो तेरा ससुराल है बेटा। उस घर में तुझे अपनी जगह बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ऐसे तुझे 2-4 दिन के लिए यहाँ बुला लूँगी ना तो तू जगह नहीं बना पाएगी। और तेरी जेठानी तो ये चाहती ही है। बेटा, तू समझ, शांति से काम ले, अपना घर बसा। और दामाद जी जब गुस्सा हुआ करे ना तो तू उनसे बहस मत किया कर, और बिल्कुल चिंता मत करना। देख, तेरे पापा कैसे समझाते हैं कल उन्हें। बेटा, एक काम कर, अब तू आराम कर ले थोड़ी देर शांति से, फिर मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे, ठीक है? हाँ ठीक है मम्मी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की बातें अपने मायके में बताने की? तेरे भाई का फोन आया था, धमकी दे रहा था मुझे। माना कि मेरा हाथ गुस्से में तेरे ऊपर उठ गया था, तो इसका क्या मतलब तू अपने मायके में बताएगी? तू तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं छोड़ी हमारी वहाँ पर। इतनी शर्म आती है तो ऐसा काम क्यों करते हो? अरे तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे और मैं अपनी मम्मी से नहीं बताऊंगी क्या? मधु, तो सुबह की बात अपने मायके में बता दी क्या? अरे तुझमें इतनी तो अक्ल होनी चाहिए ना कि अपने ससुराल वालों की बुराई करने से अपनी ही बेइज्जती होती है। अरे तेरा घर है, यहाँ से तेरा गुजारा होगा कि तेरे मायके से तेरा गुजारा हो रहा होगा? अरे अपने घर की छोटी छोटी बातें कौन बताता है मायके में?
पति पत्नी के बीच सैकड़ों बातें हो जाती हैं। अरे तेरे जेठ जी ने मुझ पर कितनी बार हाथ उठाया है, पर मजाल क्या हमने आज तक किसी से कुछ बताया हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि अपना गुजारा ससुराल में ही होगा। शादी के बाद ससुराल ही असली घर होता है और पति की इज्जत से ही पत्नी की इज्जत बनती है। आखिर अभी नई नई तेरी शादी हुई है और तूने अभी से ही देवर जी को बुरा बना दिया अपने मायके में। क्या इज्जत करेंगे तेरे घर वाले देवर जी की। सुनिए जी, जो हुआ है उसके लिए सॉरी। बस जब आप ऑफिस गए और तभी मम्मी जी का फोन आ गया, इसीलिए मैंने उन्हें बता दिया। लेकिन आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज जो हुआ है उसके लिए सॉरी। देख मधु, कुछ गलतियां ऐसी होती है ना जिसकी कोई माफी नहीं होती है, और तूने तूने तो देवर जी की बेइज्जती करवाई है। छोड़ो भाभी, अब जो हो गया सो हो गया। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अब छोड़ो, अब बात को क्यों बढ़ाना है। पर देवर जी। बस भाभी, कोई बात नहीं, अब रात हो गई है, आप भी जाकर आराम करिए और हमें भी आराम करने दीजिए। मधु, सॉरी, मुझे भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे इतना इतना परेशान कर देती हो ना कि मुझे ना चाह करके भी गुस्सा आ जाता है। अच्छा सुनो, तुम पैकिंग कर लो, मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है ऑफिस से। हम कल ही चलते हैं कहीं बाहर घूमने। शादी के बाद हम कहीं गए भी नहीं हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि कल चलते हैं घूमने। तुम पैकिंग कर लो अपनी, तुम पैकिंग करो, मैं बाहर पापा और भैया से बता करके आता हूँ। मैं ऐसे ही गुस्से में ऊपर आ गया और उन्हें कुछ बताया नहीं। सही कहा था मम्मी ने, दूसरे की वजह से अपना रिश्ता नहीं खराब करना चाहिए। हेलो, नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते भाभी, और कैसे हो। अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप ये बताओ कि आप कब आओगी यहाँ पे। क्या जब हाथ से सब कुछ निकल जाएगा तब आओगी क्या। क्या क्या कह रही हो भाभी, समझी नहीं मैं, साफ साफ बताओ। हाँ तो साफ साफ सुनो, आजकल जादू चल रहा है आपकी छोटी भाभी का छोटे भाई पर। क्या। हाँ, अभी देवर जी आए थे, बता रहे थे कि कल सुबह हनीमून पर जा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। आप एक बात बताओ दीदी, आप घर में सबसे बड़ी हो, क्या देवर जी का फर्ज नहीं बनता था क्या कि एक बार आपके पास फोन करके पूछ लेते। अरे पूछना तो छोड़ो, उन्होंने तो आपको बताया तक भी नहीं। और उस महारानी को देखो दीदी, कैसे फटाफट तैयार हो गई, पैकिंग भी कर ली है। एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा उसने। वो तो देवर जी हैं, बता दिए, नहीं तो पता भी नहीं चलता, वरना ये तो बताते ही नहीं। अच्छा, ये सब बात है क्या। अरे दीदी पूछो ना, आजकल इसके बड़े पंख निकल आए हैं 4 दिन में। अरे दीदी, जमीन पर पैर नहीं रखती है अब वो, इतने पंख निकल रहे हैं ना, और निकलेंगे ही क्यों नहीं दीदी। आखिर देवर जी तो नौकरी करते हैं ना, और उसकी हाँ में हाँ भी मिलाते रहते हैं, उसको कुछ कहते ही। अरे ज्यादा पंख निकल रहे हैं ना, उसके पंख मैं बहुत जल्दी काटूंगी, याद रखेगी वो। अरे दीदी, आप वहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकती हैं, कल सुबह की फ्लाइट है उन लोगों की, सुबह ही उड़ जाएंगे दोनों लोग। अच्छा, किस टाइम की फ्लाइट है भाभी। कल शाम की है दीदी। अच्छा तो मेरी बात सुनो, कल सुबह दिन निकलने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। और भाभी मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक है दीदी, लेकिन कल सुबह बहुत जल्दी आना। अरे आप उसकी चिंता मत करो, लेकिन मैं जैसे बताई हूँ ना तुम वैसे ही करना। ठीक है दीदी। अब देखूंगी देवरानी जी कैसे जाओगी हनीमून पर। अरे शादी तो मेरी भी हुई थी, मैं भी इस घर में नई बहू बन करके आई थी, किसी ने एक दिन भी घूमने के लिए नहीं भेजा था। यह वही देवर जी हैं, जब इसे टाइम पर कपड़े चाहिए थे, टाइम पर लंच चाहिए था, और अब अपनी बीवी को घुमाने ले जा रहे हैं। मैं देखती हूँ कैसे जाएंगे दोनों हनीमून पर। अरे मधु, हो गई क्या तुम्हारी पैकिंग। जी हाँ दीदी, हो गई सारी पैकिंग। अच्छा, तो अब तू एक काम कर कि तूने जो बैग पैक किए हैं ना, अब उसको वापस खोल दे। पर क्यों दीदी। इसलिए
कि आज अंजलि दीदी का फोन आया था। उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, इसलिए वह अभी आने वाली है थोड़ी बहुत देर में यहाँ रहने के लिए। हाँ तो दीदी, ये कोई बात नहीं, हम तो ऐसे भी 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं ना, फिर हम आ जाएंगे। कितने दिन आप देख लेना दीदी को। और अच्छा भी है दीदी, वो यहाँ पर रेस्ट भी कर लेंगे और हम घूम भी आएंगे। अच्छा, तो घर के सारे काम मैं करूँगी कि दीदी की देखभाल करूँगी? और तू जानती भी है ना कि बड़ी दीदी के अंदर कितना गुस्सा है। अगर उनके काम में 1 मिनट की भी देरी हुई ना तो पूरे घर सातवें आसमान पर उठा लेती है। और दीदी अब पहुँचने वाली है, इसलिए मैं तुझे बताने आई हूँ कि तूने जो अपने बैग पैक किए हैं ना, उनको अब खोल दे। और अगर उन्हें पता भी चला कि तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो तो फिर जीना मुश्किल कर देंगी तुम्हारा। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। हेलो, आपकी बहन आ रही है और आपने जरा सा भी बताना जरूरी नहीं समझा मुझे? कम से कम एक बार फोन कर देते। मैं पागलों की तरह सुबह 4 बजे से तैयारियां कर रही हूँ, पूरी पैकिंग हो गई है और अभी आपकी भाभी ने बोल दिया कि हम लोग जा नहीं रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि दीदी आ रही है? और जब आपको पता था कि दीदी आ रही है तो मुझसे तो बता देते। क्यों कहा सुबह हमसे बैग पैक करने के लिए? अरे मैं सुबह 4 बजे से पैकिंग कर रही हूँ। हाँ तो क्या हो गया? दीदी अभी आई नहीं और उससे पहले तुम्हारे ड्रामे शुरू हो गए? हो गया तेरे रोना पीटना शुरू? दीदी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो यहाँ पर रहेंगी। और ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है वो यहाँ पर रहें और हम लोग घूमने चले जाएं। तेरा तो बस रोना शुरू हो गया। अरे यार, कम से कम इतना तो समझो कि मैं दीदी के आने से भला दुखी क्यों होंगी? उनकी वजह से मैं क्यों रोऊंगी? और मैं रो भी नहीं रही हूँ। क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा कि मैंने सुबह 4 बजे से बैग पैक कर रही हूँ और अब उनको वापस खोल दूँ? हाँ तो मेरी बात सुन, यह सारे ड्रामे बंद कर। और भाभी ने तुझे बता दिया ना कि नहीं जाना है। नहीं जाने है तो इसका मतलब है कि नहीं जाना है। वो मेरी बहन की तबीयत खराब हो रही है और तू चाहती है कि मैं तुझे लेकर के हनीमून पर चला जाऊं? प्रणाम दीदी। मधु, तुझे पता नहीं है क्या कि हमारे घर की बहू सर ढक कर रहती है? देख अपनी जेठानी को। अरे बड़ी भाभी, आपने इसे बताया नहीं क्या कि हमारे घर की बहू कैसी रहती है? हाँ दीदी, मुझे पता है कि यहाँ पर बहुएं सर ढक कर रहती हैं और जब मैं भी घर से बाहर जाती हूँ तो सर ढक कर ही जाती हूँ। लेकिन घर पर इतना सारा काम रहता है कि मैं ढक करके मुझसे काम नहीं हो पाता है। अरे मधु, तुझे थोड़ी बहुत अकल है कि नहीं है? यह हमारी ननद है और माँ जी के बाद यही है घर में सबसे बड़ी। और कैसे जबान लड़ा रही है तू इनसे? कैसा उल्टा जवाब दे रही है? देख लो दीदी, आपने तो मुझ पर ही चला लिए थे सारे नियम। अब मैं सर ढक कर के रहती हूँ घर में, जब से शादी करके आई हूँ तब से। और आपने इतना लंबा घूंघट हमको करवाया था जब मैं शादी में आई थी, और इन्हें देख लो कैसे उल्टे जवाब दे रही हैं। बस दीदी, यही तो इंसान है और दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है। प्रणाम दीदी। खुश रह, खुश रह। बड़े भैया और पापा कहाँ पर हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। बड़े भैया तो गांव गए हुए हैं दीदी। आपको बताया था ना कि जमीन का कुछ काम है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा सौरभ, मुझे तो तुमसे कुछ बात करनी थी। तो ये बता, कोई बात हो गई है क्या? तूने अपने ससुराल वालों से कुछ कहा है क्या? तूने मारा है क्या अपनी बीवी को? अरे तेरे ससुराल में एक मधु नाम की लड़की है ना, वो बता रही थी मुझे, कह रही थी कि तू बड़ा खराब है, तेरी इतनी बुराइयां कर रही थी कि तू मारता है मधु को, तू परेशान करके रखता है इसको, इसे यहाँ पर घर में सुख नहीं मिलता है और घर की छोटी छोटी बातें एक तेरी ससुराल वालों को बताती है। इतनी बेइज्जती करवा रखी है तेरी बीवी ने। अरे मधु, ऐसा क्या कर दिया है मेरे भाई ने? ऐसी भी तुझे क्या परेशानी हो गई है जो तू अपने मायके वालों से इतनी बुराई कर दी मेरे भाई की? सौरभ, मेरी बात सुन, इतनी बदनामी के बाद ना आइंदा अपने ससुराल में कदम मत रखना। और सबसे पहले तो तू अपनी बीवी का फोन लेकर के रख। अरे छोटी छोटी बातें बताती रहती है अपने मायके। कैसी बातें कर रही हो आप दीदी?
कौन सी ससुराल? अरे मैं तो उन लोगों को झांकूंगा भी नहीं। मेरा क्या मतलब पड़ा? अगर इसे जाना है तो यह जाए, इसको रहना है तो यह रहे, लेकिन अब मेरा उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। और एक बात बता मधु, अब की बार तो तेरी पहली खिचड़ी थी। तेरे मायके से कुछ आया कि नहीं? कुछ भेजा तेरी मम्मी ने कि नहीं? कि बस सारा दिन ससुराल वालों की चुगली करने के लिए ही तेरे मायके वाले हैं? अरे तेरे व्रत त्योहार कुछ भेजना होता है कि नहीं उन्हें? कोई शायद शगुन होती है उनके घर पे कि नहीं होती है? ओ दीदी, हमारे यहाँ जब बेटी अपने मायके जाती है किसी व्रत और त्योहार पर, तब उसे दे देते हैं। ऐसे कोई नहीं आता है। फोन मिला अपनी मम्मी के पास और मेरी बात करा। मैं उन्हें बताऊंगी कि उनके यहाँ क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। उनके यहाँ कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे यहाँ होते हैं। अरे शादी के बाद तो सारे शगुन ससुराल के माने जाते हैं, ना कि मायके के माने जाते हैं। मायके वाले अपने अनुसार करते हैं, लेकिन जो ससुराल में होता है वो माना जाता है रीति रिवाज। सारे सबके यहाँ के शगुन अलग अलग ढंग से होते हैं। सुनिए जी, सोच रही हूँ कि इस महीने वॉशिंग मशीन ले लें क्या? इतनी सर्दी में हाथ धुलने से मेरी तो जान निकल जाती है। अच्छा ठीक है, चलो देखता हूँ, ले लेंगे इस महीने। अरे देखना क्या है देवर जी, कोई जरूरत नहीं वॉशिंग मशीन पर पैसे बर्बाद करने की। आपको पता भी है ना कि इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है जो 4 लोगों के हाथ कपड़े धुलने से हाथ कटे जा रहे हैं। हाँ दीदी, आपको कैसे पता होगा कपड़े कैसे धुलते हैं? क्योंकि घर के सारे कपड़े तो मैं ही धुलती हूँ ना। और दीदी, कौन से 4 लोगों को गिना आपने? घर में 6 लोग हैं, 6 लोगों के कपड़े धुलती हूँ मैं। पापा जी, जेठ जी, आप, मेरे पति और आपका छोटा मुन्ना। देखो देवर जी, आपने कैसे गिनती कर रही है? अरे इसने तो छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ा। क्यों दीदी, आप खुद ही बता दीजिए, कितनी बार आप कपड़े बदलती हैं मुन्ने के? अरे जैसे देखती हैं कि मैं कपड़े धुलने जा रही हूँ, कभी उसे का हल्का सा मुंह कुछ भी गिर गया तो बस कपड़े उतार कर फेंक देती हैं कि धुल दो। आप धुलिए तब पता चलेगा। मैंने क्या गलत कहा? मैं कपड़े धुलती हूँ दीदी, मुझे पता है कि कितनी सर्दी है। अरे तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने कभी कपड़े ही ना धुले हो। इस घर के सारे काम तू ही शुरू से करती आ रही है क्या? अरे जब तेरी शादी नहीं हुई थी तब भी तू ही कर रही थी क्या इस घर के काम? देख लिए देवर जी, कितनी जबान चलाती है आपकी बीवी। इसे तो पता भी नहीं है देवर जी, आप ही बता दीजिए इसको। इसके घर में आने से पहले इस घर का सारा काम कौन करता था? बता दीजिए देवर जी इसको। घर में कोई नौकरानी नहीं लगी थी और ना ही मुझे सास मिली थी। इसे तो फिर भी मैं मिली हूँ जो बराबर इसका काम करवाती हूँ इसके साथ में। तभी ये ऐसे जबान चलाती है कैंची की तरह। 8 सालों से अकेले संभाला है मैंने इस घर को। सारे काम अकेले मैंने ही किए हैं, वो भी बिना किसी सुविधा के, क्योंकि मुझे इस घर की चिंता थी। तुम्हें पता भी है इन सब चीजों को यूज करने में कितना बिजली का बिल आता है। तुझे अभी 1 साल नहीं हुआ इस घर में आए हुए और मुझे काम के सारे ताने मार रही है। आपको सच में कुछ नहीं सुनाई देता है या आप कुछ समझना नहीं चाहते हैं? आपके सामने मुझसे चाहे जो कुछ भी कहता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज अपने आप से आप एक सवाल जरूर पूछना। शादी के बाद अगर उसकी पत्नी की परेशानियों के बारे में उसका पति नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? देख लिया देवर जी आपने, जरा सी शिक्षा क्या दे दी, इसे परेशानी होने लगी। अरे तुझे पता भी है हम घर कैसे चलाते हैं? इस घर में कमाने वाले बस देवर जी ही है। और जब से तू आई है ना इस घर में, तब से देवर जी ने सारी सैलरी देनी बंद कर दी है मुझे। तेरे आने से इतना खर्चा बढ़ गया है और सैलरी मुझे बहुत कम मिलती है। बता मैं घर कैसे चलाऊं? ऊपर से वॉशिंग मशीन और मंगवा ले, कहाँ से भरेंगे इतना बिजली का बिल? भाभी आप इतना परेशान हो रहे हो और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और भाभी मैंने सैलरी थोड़ा कम इसलिए की है क्योंकि मैंने मुन्ने के नाम पे एक अकाउंट खुलाया है, उसमें हर महीने मैंने पैसे सेविंग में डाल देता हूँ। और हाँ भाभी, इसे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि आपने हमारे लिए कितना किया है। मैं जानता हूँ आपने 8 सालों से इस घर को कैसे संभाला है।
हर चीज का ध्यान कैसे रखती हो। मधु, भाभी ने सही कहा। तुम्हें आए हुए अभी इस घर में 1 साल नहीं हुआ और तुम भाभी को ताने मार रही हो। और हाँ, तुम्हें अगर यहाँ पर कोई परेशानी है ना, तो तुम अपने मायके जा सकती हो। वहाँ पर तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अहमियत मिलती है ना, तो तुम वहाँ पर जाकर रह सकती हो। अपने भाई को बुला लेना, वो आएगा तुम्हें लेकर के जाएगा। अरे, इस घर में भाभी घर का सारा काम अकेले करती थी। तुम्हारे साथ तो भाभी बराबर का काम करवाती है, तब भी तुम्हें इतनी परेशानी होती है। तुम्हारा तो डेली का हो गया है मधु। ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद तुम किसी न किसी बात को लेकर के हंगामा खड़े कर देती हो। मेरी बात सुन, दिन पर दिन तेरी बीवी बहुत परेशान कर रही है अब हमें। अरे, तू तो चला जाता है ऑफिस में और यह सारा दिन झगड़ा करती रहती है हमारे साथ। कल सारी चीनी फैला दी थी तेरी बीवी ने, और तेरी भाभी ने जब बोला तो सारी चीनी उठा करके छत पर डाल दिया, कीड़ी खा लेगी। लेकिन इसकी तो बिल्कुल ही मानती नहीं है, इसे कुछ भी नहीं समझती है तेरी बीवी। इसी के सामने इसको दिखा करके सारी चीनी उठा करके सिंक में डाल दी और चला दिया पानी। हर वक्त हाथ में फोन रखती है, हर वक्त अपनी माँ से किसी न किसी बात पर बात करती रहती है। हम सबकी बुराई कर रही थी और मेरे लिए तो पता नहीं क्या क्या कहती है। मैं बैठकर खा रहा हूँ, हराम का खा रहा हूँ, बेरोजगार हूँ। अब तू बता, घर की बहू सारा दिन इस तरह से ताना मारेगी तो घर में रहा जाता है क्या। माना कि मैं नौकरी नहीं करता हूँ, लेकिन तेरे पीछे पूरे घर पूरे परिवार की देखभाल करता हूँ। अब आप ही देख लो देवर जी, कितनी देर पहले बोला था चाय बनाने के लिए, लेकिन अभी तक चाय लेकर के नहीं आई। अरे मधु, चाय बन गई क्या? अरे रुक जाओ 2 मिनट, बहुत ज्यादा जल्दी है तो बिना उबाले लेके आऊं क्या? देख लो भाई, सुन लो कैसे जवाब देती है तेरी भाभी को। अरे, घर की बड़ी है तेरी भाभी और उसे ऐसे ही जवाब देती है, बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती है। अब तो हाथ से ज्यादा जबान चलाती है। ये लो चाय। मधु, कल से पापा जी के कपड़े छत पर पड़े हुए हैं, उन्हें लेकर के भी नहीं आई तुम। मैं तो अब गई थी पूजा करने, तब देखी तब लेकर के आई हूँ। दीदी मैं भूल गई थी। अरे, खाना खाना तो नहीं भूलती है। कामचोर कहीं की। हाँ जी, सही कहा आपने, मैं तो कामचोर हूँ। बाकी घर के सारे काम तो आपकी भाभी करती है ना। ये तुम मुझे बीच में मत ला। आधे घंटे पहले चाय मांगी थी, अब लेकर के आई हो। और मुझे बीच में मत घसीट, मैं तो तुझसे बोलने में भी डरती हूँ। मुझे पता है कि तू कैसी है। जो कह रहा है ना, वो तेरा पति कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ कुछ। देख लो देवर जी, कैसे जबान चलाती है सारा दिन। देवर जी, कल से बाथरूम में हैंड वॉश खाली है, वो अभी तक भरा नहीं गया है इससे। क्यों दीदी, आपके हाथ में मेहंदी लगी है क्या? आप नहीं भर सकते थे? मेहंदी तो तेरे हाथ में भी नहीं लगी है, तू भी भर सकती थी ना। अरे, मुझे तो घर के 100 काम हो जाते हैं, मुझे बाहर का भी देखना होता है, बच्चे को भी देखना होता है, और हैंड वॉश तो तू भर सकती है ना। हाँ, तो कौन से काम करती हो दीदी आप? सुबह से लेकर के शाम तक बस आप एक काम बता दीजिए जो आप करती हो। बस मेरी बुराइयों के अलावा मोहल्ले में जाती हो मेरी बुराइयां करने, सिर्फ झाड़ू लेकर के बाहर खड़ी हो जाती हो ताकि आसपास के लोग ये जाने कि हाँ, आप ही झाड़ू लगाती हो घर में। अरे, सिर्फ आप किस्मत वाली हो जो कि जेठ जी आपकी साइड लेते हैं, साथ में खड़े होकर के मेरी बुराइयां करते हैं। मैंने खुद सुना है क्या कह रहे थे आप दोनों पड़ोस वाली कत्ते चाची से। सारे घर के कपड़े अकेले धुलती हूँ, सुखा करके लेके आती हूँ। कभी कभार अगर भूल भी गई लाना तो आप मुझे ताने मारती हो। अरे, पापा जी के कपड़े कल गीले थे इसलिए मैं लेकर के नहीं आई, आपने उसके लिए भी मुझे सुना दिया। आपको कुछ सुनाई नहीं देता है ना, आप तो कुछ बोलोगे नहीं, क्योंकि आपने तो अपने भाई और भाभी को सर पे चढ़ाया हुआ है। चुप, ऐसा कर, तू अभी का अभी अपना बैग पैक कर और अभी से मेरे घर से निकल जाए। यहाँ से मेरे घर में नहीं रहेगी तू। भैया, आज से घर में या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगा। निकालो इसका सारा सामान। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी नहीं रहना है ऐसे घर में जहाँ इंसान नहीं जल्लाद रहते हो। चली जाऊंगी मैं इस घर से और कभी वापस नहीं आऊंगी।
रहना आप अपने भैया और भाभी के साथ। ऐसी बड़ी बड़ी धमकियां मत दे मधु, तेरा गुजारा यहीं से होगा, तेरे मायके में नहीं होगा। मायके में कितने दिन रह लेगी तू? महीने 2 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती है वहां पर। अरे आप तो खुश हो जाओगी ना, क्योंकि आप तो चाहती हो यही कि मैं इस घर से चली जाऊं। आपकी नजरों में खटकती हूँ ना मैं। भाभी नहीं, मैं चाहता हूँ। मैं अब तुम्हें अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। तुम्हें देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं तुम्हें 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से, और तब तक वापस मत आना जब तक तुम ठीक से बोलना ना सीख लो। अगली बार यहाँ से प्रिंसेस बन के आने की जरूरत नहीं है। घर की बहू हो तो बहू बन करके आना। मैं आना भी नहीं चाहती ऐसे घर में। हाँ हाँ, कोई जरूरत भी नहीं है तेरे आने की। देख लूंगा मैं कितने साल रख लेंगे तुझे तेरे मायके वाले। हे भगवान, कितनी जबान चलती है इस औरत की। इसके माँ बाप ने इसे तो कुछ सिखाकर भेजा ही नहीं। अच्छा है, रहेगी मायके में 2-4 साल ना, तब इसको पता चलेगा ससुराल कीमत। देवर जी यही सही रहेगा, ऐसे ही सुधरेगी ये। अब जब तक ये आगे से गिड़गिड़ाए ना, इसे लेने मत जाना। बताओ, घर में आखिर कितनी शांति रहती थी जब तक ये इस घर में नहीं आई थी। अब जब से ये घर में आई है, शांति भंग हो गई हमारे घर की। सारी रिश्तेदारी में हमारी नाक कटवा दी है। पास पड़ोस के लोग कहते हैं कि ये तमीज से बात नहीं करती है। हम सब इतनी बेइज्जती करवा रखी है इसने, बिल्कुल भी इसे बोलने की तमीज नहीं है। अच्छा है, जाएगी अपने मायके में रहेगी तब इसे पता चलेगा।